रिकॉर्ड ओपन है ना? ओके, वी आर लाइव नाउ। ईटीएस के एक नए सेशन में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से आपकी पढ़ाई चल रही होगी। ओके चलो लिखते हैं जरा, एक सेकंड ना। वी आर लाइव, हाँ कौन है क्लास में? वी आर लाइव, वी आर लाइव, वी आर लाइव। चलो, थर्मोडायनामिक्स क्या चल रहा था? थर्मोडायनामिक्स। थर्मो का मतलब हीट और डायनामिक का मतलब मोशन। थर्मो का मतलब हीट और डायनामिक का मतलब मोशन। चलो, कौन है क्लास में? विनय, तब तक आप आ जाओ भाई। ओके, थर्मोडायनामिक्स क्या चल रहा था हमारा? ठीक है, ये हमारा एप्लीकेशन है और ये क्या है? एंडेवर टू सक्सेस। ये एप्लीकेशन का नाम हो गया और ये क्या हो गया? ये एप्लीकेशन का नाम हो गया और ये क्या हो गया हमारा? ये यूट्यूब चैनल का नाम। आगे बात करते हैं। थर्मोडायनामिक्स चल रहा था। क्या चल रहा था हमारा? थर्मोडायनामिक्स। क्या चल रहा था? थर्मोडायनामिक्स। क्या चल रहा था? थर्मोडायनामिक्स। ओके, क्या चल रहा था? थर्मोडायनामिक्स। आगे बात करते हैं। थर्मोडायनामिक्स चल रहा था। क्या चल रहा था? थर्मोडायनामिक्स। थर्मोडायनामिक्स कल हमने इंट्रो देखा था। थर्मोडायनामिक्स इंट्रो की सारी बातें आपने बोला था ये थर्मो होता है। थर्मो प्लस डायनामिक्स, ये बातें की थी आप। थर्मो प्लस डायनामिक्स। फिर आपने बोला जो थर्म का मतलब है वो हीट है। इसमें जो थर्मो में थर्म का उसका हीट है और डायनामिक क्या है? डायनामिक का मतलब मोशन। डायनामिक का मतलब मोशन। जैसे द्वारा जैसे नो, ये कल बातें की थी। ये गुड मॉर्निंग, ये कल की बातें की थी। ठीक है, दमयंती एंड प्रियंका, गुड मॉर्निंग। ये कल हमने बातें की थी। थर्मोडायनामिक क्या होता है? थर्मो का मतलब हीट और डायनामिक का मतलब मोशन। हीट के द्वारा किसी बॉडी में कौन सा मोशन चल रहा है तो उसकी स्टडी किसके अंदर करते हैं अपन? थर्मोडायनामिक्स के अंदर। ये सारी कल बातें हुई थी। आज हम इस पे बातें करें। वो उसके बाद हमने सिस्टम, सराउंडिंग, ये सारी बातें कल की थी। कल के एपिसोड में सिस्टम की बात की थी। सिस्टम क्या होता है ये भी बात की थी। एक पर्टिकुलर, जैसे ये है यहाँ बोला था हमने, अर्थ में से हमने एशिया में से भी, इंडिया में से भी, दिल्ली में से भी, उत्तराखंड में से भी रुद्रप्रयाग उठाया और इसकी स्टडी करने बैठ गई। तो ये क्या है? सिस्टम। फिर हमने बोला सराउंडिंग। इस रुद्रप्रयाग को छोड़ के जो सारा बचा वो क्या है? सराउंडिंग। एक्सक्लूडिंग सिस्टम, एक्सक्लूडिंग सिस्टम। सिस्टम को छोड़ के जो भी था वो सारा का सारा क्या था? सराउंडिंग था। फिर हमने थोड़ा आगे बात की थी। क्या बात की? सिस्टम की बात की थी। बोला ओपन सिस्टम भी होता है, क्लोज सिस्टम भी होता है। ओपन में क्या होता है? E प्लस एम, एनर्जी प्लस मैटर दोनों का ट्रांसफर होता है। एनर्जी प्लस मैटर दोनों का ट्रांसफर होता है। जो क्लोज सिस्टम है इसमें क्या बोला था हमने? E का तो ट्रांसफर होता है बट M का, मैटर का ट्रांसफर नहीं होता है। फिर हमने क्या पढ़ा था? आइसोलेटेड सिस्टम। क्या पढ़ा था? आइसोलेटेड सिस्टम। इसमें ना तो एनर्जी का और ना ही मैटर का किसी का भी ट्रांसफर नहीं होता। ये कल हमने बातें की थी। ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा और ना ही मैटर का ट्रांसफर होगा। ना तो एनर्जी का ट्रांसफर होगा ना मैटर का ट्रांसफर होगा। ये हमने कल बात की थी। फिर हमने बोला था एक इंसुलेटेड सिस्टम। क्या बोला था? इंसुलेटेड सिस्टम। इंसुलेशन में आपने क्या किया था? उसकी बाउंड्री को इंसुलेट कर दिया था बट उसमें क्या होगा? वर्क डन टेक प्लेस होगा। एक मूवेबल पिस्टन था और वो वर्क डन टेक प्लेस होगा। और वर्क डन क्या होता है? इनफाइनाइटेसिमली चेंज, एक सूक्ष्म जो परिवर्तन आता है उसकी बात करते हैं उसमें। ठीक है, डेल्टा में जो चेंज आया उसे क्या करते हैं? वर्क डन कहते हैं कि इसमें वर्क हो रखा है। कल सारी बातें की थी। आज लिखेंगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आप हेडिंग डालोगे एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या हेडिंग डालोगे? एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव, साथ डालो। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो क्या होती है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज? अब देखेंगे जरा। इसको हम कहते हैं कि पहले एक्सटेंसिव क्या होती है और इंटेंसिव क्या होती है ये बातें करते हैं। कुछ नहीं करना, आपको एक डब्बा बनाना है। उसमें क्या करना है आपको? एंटायर स्टेट फिक्स करनी है। एक डब्बा बना रहा हूं मैं, जैसे मैंने एक डब्बा बनाया, एक डब्बा बनाया और इसकी क्या कर दी? एंटायर स्टेट फिक्स कर दी और यहाँ क्या डाल दी? वो प्रॉपर्टी डाल दी। अब उसको दो पार्ट में काटा। अगर वो दो पार्ट से अलग अलग में जा रही है तो अपन कहेंगे यस, अपन कहेंगे यस ये प्रॉपर्टी, और अपन कहेंगे यस ये प्रॉपर्टी। लिखेंगे, ठीक है। इसके अंदर प्रॉपर्टी डाली,
और अगर वो दो पार्ट में काटने पर भी वो सेम रह रही है दोनों साइड, यस नो, इसके अंदर प्रॉपर्टी डाली आपने कोई भी, इसके अंदर कोई भी प्रॉपर्टी उठा के डाली, अगर वो दो पार्ट में डिवाइड करने पर भी यहाँ भी सेम रह रही है और यहाँ भी सेम रह रही है, तो मतलब उसके कॉन्स्टिट्यूट उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आ रही है, उसकी प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं आया, तो हम कहेंगे वो क्या है, एक्सटेंड, वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। और अगर आपने यहाँ प्रॉपर्टी डाली और वो दो पार्ट में अलग अलग कट गई, यहाँ सेम रही, यहाँ क्या हो गई, कट गई दो अलग अलग पार्ट में, तो उसे कहेंगे क्या, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उसे क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, यस या नो। मतलब इसकी वैल्यू डिवीजन करने पे चेंज हो रही है तो वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, जिसकी वैल्यू डिवीजन करने पे सेम ना रहे इस डब्बे में डालने पे, वो क्या होगी, वो क्या होगी, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। पहले लिखो, टेकिंग अ, लिखो टेकिंग अ स्टेट, टेकिंग अ सिस्टम टीपीएन, टी टेम्परेचर प्रेशर, टीपीएन मोल्स, टीपीएन, ये सिर्फ टीपीएन और टीपीएन, सी और डी, ये कॉन्सेंट्रेशन, डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, टेम्परेचर, ये क्या है, प्रेशर, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और सी क्या है, क्या लिख रहा हूँ मैं ऐसे, क्या लिख रहा हूँ मैं ऐसे, नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, सी क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, और डी क्या है, डेंसिटी, डी क्या है, डेंसिटी, ये सुनो। तो देखो, टेकिंग अ सिस्टम ऑफ फिक्स्ड स्टेट, taking a system of fixed state, 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 taking a system of fixed state and divide it into two parts. Divide it into divide it into two parts. साहिल, साहिल, थोड़ा ही गिलास जूस देना यार वहां से। Divided it into two parts. Divided it into two parts. Those variables, divide it into two parts without changing, without changing, without changing, without changing, without changing, without changing the entire state of the system, without changing entire the entire state of the system, without changing the entire state of the system, entire state of the system, एंटायर मतलब आपने पूरे जो डब्बा बनाया, पूरा जो सिस्टम लिया, उसके उसमें कोई चेंज नहीं किया, विदाउट चेंजिंग द एंटायर स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब लिखेंगे दोज वेरिएबल, दोज वेरिएबल, दोज वेरिएबल, दोज वेरिएबल whose value, whose value on division remain same, on division remain same, remain same is called, remain same is called, is called, is called intensive property। उन्हें क्या कहते हैं, is called intensive property। उन्हें क्या कहते हैं, is called intensive property। उन्हें क्या कहते हैं, intensive property कहते हैं। आपने क्या किया, एक सिस्टम लिया फिक्स स्टेट, जिसमें टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, ये कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, मोल्स और कॉन्सेंट्रेशन, डी मत लिखो, डेंसिटी मत लिखो, डेंसिटी मत लिखो, ये तो आपको डेंसिटी मत लिखो, ठीक है, डेंसिटी मत लिखो। आपने क्या किया, एक सिस्टम लिया, एक डब्बा, उसमें क्या किया, फिक्स स्टेट कर दिया, टेम्परेचर, प्रेशर, मोल, और आपने उसकी क्या कर दिया, टेम्परेचर, प्रेशर और मोल को क्या कर दिया, सेम कर दिया, टेम्परेचर, प्रेशर एंड मोल को क्या कर दिया, सेम कर दिया। तो आपने क्या किया, डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, आपने उसको दो पार्ट में डिवाइड किया, थैंक यू, आपने उसको क्या कर दिया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, विदाउट चेंजिंग द एंटायर स्टेट ऑफ द सिस्टम। आपने उस सिस्टम की कोई क्या नहीं कर दी, स्टेट चेंज नहीं की, टीपीएन जो था वो रहने दिया। फिर आपने कहा दोज वेरिएबल, ऐसे वेरिएबल whose वैल्यू ऑन डिवीजन रिमेन सेम, जैसे आपने उसको डब्बे में डाला उस प्रॉपर्टी को और दो पार्ट में काटने गए, अगर उनकी वैल्यू सेम आ रही है डिवीजन पे, बिना आप हट जाओ, दोज वेरिएबल whose वैल्यू ऑन डिवीजन रिमेन सेम इज कॉल्ड इंटेंसिव प्रॉपर्टी, जिनकी वैल्यू क्या रहेगी, जैसे आपने कोई एक प्रॉपर्टी उठाई, अभी मैं आगे बताऊंगा, आपको दिक्कत नहीं करना है, इसमें वो प्रॉपर्टी x डाली, अगर इसको दो पार्ट में डाला, x यहाँ भी जाएगा यहाँ भी जाएगा, अगर ये सेम रहा, इसकी यहाँ दोनों अमाउंट बराबर रही,
तो उसे क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसे क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसको क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। उसको क्या कहेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे डालेंगे, आगे डालेंगे, थोड़ा मैं जूस पी लूंगा। ओके, अब लिखेंगे दोज वेरिएबल, दोज वेरिएबल, दोज वेरिएबल, दोज वेरिएबल, दोज वेरिएबल whose value, those variable whose value, those variable whose value on division, on division does not remain same, does not remain same, does not remain same, does not remain same is called extensive property, is called extensive property, extensive प्रॉपर्टी। अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, अब ध्यान देंगे, अगर आपने यही डब्बा लिया, इस वाले केस में यही डब्बा लिया, आपने क्या किया, इस वाले केस में यही डब्बा लिया, एक डब्बा लिया, फिक्स एंटायर स्टेट है उस डब्बे की, चल रहे भाई, एक डब्बा लिया, उसकी एंटायर स्टेट फिक्स है, एंटायर स्टेट, एंटायर स्टेट क्या है सिस्टम की, एंटायर स्टेट फिक्स है, इसके टीपीएन क्या है, फिक्स है। अब आपने इसमें कोई प्रॉपर्टी ली बाहर से, सपोज y थी, और जैसे आपने इसको डाला, इसको दो पार्ट में डिवाइड किया, y यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, जैसे पहले y 100 था, पहले y 100 था, यहाँ वो 50-50 में टूट गया, तो आप ऐसी प्रॉपर्टी को कहोगे दीज आर द एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, जो दो पार्ट में इक्वली टूट रहे हैं, उन्हें क्या कहेंगे, बिना पढ़ जाओ, उन्हें क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उन्हें क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ऐसी प्रॉपर्टी जो डब्बे में डालने पर दो बराबर पार्ट में टूट रही है, उन्हें क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। उन्हें क्या कहेंगे, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब नोट करके लिखेंगे, इसका मतलब ये 100 से 50-50 में टूट गया, तो इसका मतलब ये मास डिपेंडेंट है। जितनी भी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, सारे के सारे क्या होते हैं, लिखेंगे, 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 द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, the magnitude of extensive property is directly proportional to mass. The magnitude, the magnitude of extensive property, the magnitude of extensive property, the magnitude of extensive property is directly proportional to, is directly proportional to, is directly proportional to mass, is directly proportional is directly proportional to mass। वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास के प्रोपोर्शनल होगा। वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, मास के प्रोपोर्शनल होगा। या आप कह सकते हो मास ऑफ द सबस्टेंसेस और अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस, मास ऑफ द सबस्टेंसेस, और या क्या कह सकते हो, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस, मास ऑफ द सबस्टेंसेस और अमाउंट, कितनी मात्रा है, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस, अमाउंट ऑफ द सबस्टेंसेस, कितनी मात्रा है, अमाउंट मतलब कितनी मात्रा है, पदार्थ की 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 कितनी मात्रा है, इस पे डिपेंड करता है। ओके, क्या इतनी बातें समझ में आई आपके इस फर्स्ट हाफ में जो हमने पढ़ा, इस क्वार्टर में, क्या आपको इतनी चीजें समझ में आई, बताओ मुझे। यस या नो, क्या इतनी चीजें समझ में आई। वेयर एज, जबकि वेयर एज, वेयर एज मास ऑफ, वेयर एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज मास इंडिपेंडेंट, वेयर एज intensive property is mass independent, whereas intensive property is mass independent, whereas intensive property is mass independent, mass independent, whereas intensive property is mass independent, whereas intensive property is mass independent। इतना समझ आ रहा है, ठीक है, ठीक है, आगे लिखेंगे, आ जाओ, आ जाओ, पहले लो, पहले एक डब्बा लो, अब आप डिफाइन करोगे, वहां लिखेंगे आप, आपने इसमें मैं दे रहा हूं, ठीक है, जैसे आपने इसमें दिया, पहले लो वॉल्यूम ले लो, वॉल्यूम, वॉल्यूम लिया आपने, तो वॉल्यूम तो होता है चाहे 50 ml है, 100 ml ही मान दो, वॉल्यूम लिया आपने, वॉल्यूम लिया, वॉल्यूम मान लिया उसका 100 ml है, 100 ml है, जैसे आप इसको डब्बे में डालोगे 100 ml को, और इसको अगर दो पार्ट में डिवाइड करोगे, 2 पार्ट्स में डिवाइड, कितने 2 पार्ट्स में डिवाइड करोगे, तो क्या होगा,
2 पार्ट में क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो क्या होगा बताओ मुझे। जैसे इसको 2 पार्ट में डिवाइड करोगे तो ये क्या होगा, ये डब्बा 50 यहाँ चले जाएगा वॉल्यूम 50 ml, और 50 ml वॉल्यूम कहाँ चले जाएगा, 50 ml वॉल्यूम यहाँ चले जाएगा। ये सुनो, तो आप मुझे बताएंगे 50 ml आ गया, 50 ml आ गया, ये 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। तो आपने कहा था कि जो अमाउंट पे डिपेंड कर दी वो क्या होती है, वो क्या होती है, दीज आर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो आप यहाँ प्रॉपर्टी लिखेंगे उसके नीचे, तो आपने यहाँ लिखा एक्सटेंसिव, वहां लिखो इंटेंसिव, साथ साथ एक्सटेंसिव और यहाँ क्या लिखो, इंटेंसिव, यहाँ क्या लिखो, इंटेंसिव। तो आपको पता चल गया पहली प्रॉपर्टी आपको वॉल्यूम मिल गई, वो कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या पहला पॉइंट समझ में है। अब लो दूसरा, पहला आपने ले लिया, अब दूसरा लेते हैं जरा, वॉल्यूम के बाद, वॉल्यूम के बाद दूसरा ले लेते हैं। दूसरा आपने क्या एनर्जी ले ली, एनर्जी, एनर्जी क्या ले ली, एनर्जी। सपोज 100 जूल है, एनर्जी भी तो जूल में होती है, कुछ है या कुछ है। एनर्जी सपोज 100 जूल थी, आपने यहाँ एनर्जी ले ली 100 जूल, एनर्जी क्या ले ली, ई, एनर्जी ली आपने इसमें 100 जूल, कितना, एनर्जी इक्वल टू 100 जूल। फिर आपने क्या किया, इस एनर्जी को 2 पार्ट में तोड़ दो, इसको क्या कर दो, दो एनर्जी को, अब इस बॉक्स को 2 डब्बे में डिवाइड करो। तो पक्का है 50 जूल यहाँ जाएगी और 50 जूल यहाँ जाएगी, 50 जूल यहाँ जाएगी। ये सुनो, तो एनर्जी भी 2 बराबर पार्ट में बढ़ रही है, एनर्जी भी क्या बढ़ रही है, 2 बराबर पार्ट में। तो हम कह सकते हैं ये भी कैसी है, मास डिपेंडेंट है। तो एनर्जी भी कैसी होगी, एनर्जी भी कैसी होगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। अब सेकंड लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे हीट कैपेसिटी, सेकंड लिखेंगे हीट कैपेसिटी। अभी ट्रिक्स भी दूंगा, ट्रिक्स भी दूंगा, ट्रिक्स नहीं का, बस अभी पहले सीखो। हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी। अब आप मुझे बताओ हीट कैपेसिटी किसमें होती है, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी किसमें होगी, अरे हीट कैपेसिटी नहीं, इसकी कैपेसिटी, हीट की कैपेसिटी 100 ml को लेने की है, इसकी कैपेसिटी 500 ml को लेनी है, या जूल पर केल्विन पर मोल में होगी, ये नो, तो कोई फिक्स अमाउंट होगी, ये नो। हीट कैपेसिटी भी क्या होगी, अरे 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 अरे, हीट कैपेसिटी भी कोई फिक्स अमाउंट होगी। हीट कैपेसिटी सपोज इसकी हीट कैपेसिटी क्या है, इस बर्तन की जो हीट कैपेसिटी है वो 100 जूल है, इस बर्तन की हीट कैपेसिटी 100 लीटर की है, 1000 लीटर की, 1000 लीटर की हीट कैपेसिटी। या जूल पर केल्विन पर मोल में हो, अगर देखना चाहोगे जूल पर केल्विन पर मोल में भी हो सकता है, तो कुछ होगा ना, 100 जूल है, 200 जूल है, कितना है, एक्स वाई जेड। सपोज हमने मान लिया इसकी 100 है हीट कैपेसिटी। अगर इसको 2 पार्ट में आप डिवाइड करोगे तो कैसे टूटेगा, 50 यहाँ टूटेगा, 50 यहाँ टूटेगा। तो आप सीधा कह सकते हो हीट कैपेसिटी भी कैसी है, मास डिपेंडेंट है। यहाँ क्या हो जाएगा, हीट कैपेसिटी भी आपकी इसमें आ जाएगी। अब नेक्स्ट, क्या ये चीजें समझ में आ रही है, थोड़ा सा आपको याद करनी पड़ेंगी चीजें, ऐसा नहीं मैं अचानक क्या आपको बता दूं। लिखो एंथैल्पी, 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 एंथैल्पी को भी लो, आपने एंथैल्पी ली और इसको आप 2 ट्रिक्स लास्ट में दे रहा हूं आपको, थोड़ा सीखना जरूरी है। एंथैल्पी, एंथैल्पी, जैसे लो कितनी, एंथैल्पी मतलब कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, ये तो होता है कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है, यही तो कहते हैं कि कितने अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड, आप यही तो कहते हो कितने अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड है, कितने अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड है, यही तो कहते हो आप, कितने अमाउंट की एनर्जी रिक्वायर्ड है। आगे आ जाओ, आप यही तो कहते हो। तो सपोज इसके लिए 100 किलोजूल पर मोल है, इसके लिए 100 किलोजूल की एनर्जी नीड है, इसकी जो एंथैल्पी है वो 100 किलोजूल है, क्या 100 किलोजूल। अगर आपने इस एंथैल्पी को इस बॉक्स में डाला, ये इसकी टीपीएन फिक्स है, आप एंटायर स्टेट क्या फिक्स है। अब आप इसको अगर डिवाइड करने के तो ये भी 2 पार्ट में टूटेगा, 100 किलोजूल यहाँ, 100 किलोजूल यहाँ। तो आप कह सकते हो एंथैल्पी भी कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एंथैल्पी भी कैसे है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। अब आ जाओ, सपोज आपने टेम्परेचर रखा, क्या रखा, टेम्परेचर। अब आपने टेम्परेचर रखने के इस डब्बे में, क्या रखने के, टेम्परेचर। बताओ मुझे क्या होगा, टेम्परेचर रखने के, टेम्परेचर रखने के आपने टेम्परेचर को उठाया, यहाँ रख दिया टेम्परेचर, जैसे नु। अब आप क्या बताओ, टेम्परेचर को अगर आप 2 डब्बों में काटोगे टेम्परेचर चेंज होगा। टेम्परेचर तो करंट का चल रहा है, जैसे आजकल 44 चल रहा था, तो पूरे देहरादून का वो 44 था,
पूरे देहरादून का क्या था, वो 44 था। इतना कभी पहुंचा नहीं था यहाँ, 30-32 से ऊपर, 34-35 से ऊपर पहुंचा नहीं था। मई में 15 बारिश हो जाती थी। तो आप मुझे बताओगे क्या टेम्परेचर चेंज होगा? टेम्परेचर तो एक इस रूम का सपोज 27 डिग्री टेम्परेचर है, मैं इस रूम में 4 ब्लॉक भी बना दूं तो सबके सबका टेम्परेचर क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। सबके सबका टेम्परेचर क्या एक जैसा रहेगा। तो टेम्परेचर में नो चेंज, इसमें क्या है टेम्परेचर में नो चेंज, मतलब नो चेंज, जो जहां था वो वही है, जो जहां था वो वही। अगर रूम टेम्परेचर 27 है तो आप रूम के किसी भी कोने से बैठो, आपको 27 का 27 ही बैठो, इस रूम को 2 पार्ट में भी काटो, आपको क्या मिलेगा 27 का 27 ही मिलेगा। तो अपन सीधा क्या कह सकते हैं, टेम्परेचर कैसी प्रॉपर्टी है, इट इज इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर कैसी है, इंटेंसिव। जो टेम्परेचर है वो भी कैसा है, इंटेंसिव है। टेम्परेचर कैसा है, इंटेंसिव है। टेम्परेचर कैसा है, इंटेंसिव। टेम्परेचर कैसा है, इंटेंसिव। टेम्परेचर कैसे हो गया, इंटेंसिव। अब आ गया था मैं, आ गया था मैं, आ गया था मैं। अब आपने लिया प्रेशर, क्या लिया आपने, प्रेशर। बताओ मुझे, प्रेशर लिया आपने, प्रेशर लिया आपने, क्या लिया, प्रेशर लिया। बताओ प्रेशर कैसा होगा, प्रेशर कैसा होगा। प्रेशर जितना दिया होगा, एमएम में है, एचजी में है, टोर में है, पास्कल में है, वो तो फिक्स रहेगा। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? अगर प्रेशर लिया सपोज 700 mm एचजी का है, 760 mm एचजी का है वो, 760 mm ऑफ एचजी, 760 mm ऑफ एचजी। ए भाई मुझे बताओ, वो प्रेशर आपने यहाँ डाला 760 mm ऑफ एचजी, 760 mm ऑफ एचजी, तो क्या बताओ मुझे, मरकरी को अगर इस मरकरी पे आपने जो यहाँ लिया, इसको अगर 2 पार्ट में तोड़ोगे तो मेरे भाई 760 mm एचजी, mm ऑफ एचजी इसका भी रहेगा और 760 mm ऑफ एचजी इसका भी रहेगा। क्या ये चीजें समझ में आ रही है, mm ऑफ एचजी, क्या ये चीजें समझ में आ रही है? मतलब प्रेशर जितना दिया रहेगा, चाहे पास्कल में दिया हो, चाहे टॉर में दिया हो, चाहे बार में दिया हो, वो सब जगह एक जैसा ही रहेगा। तो अपन कह सकते हैं प्रेशर भी कैसी है, इंटेंसिव, मास इंडिपेंडेंट। मतलब मास इंडिपेंडेंट, क्या कहेंगे, मास इंडिपेंडेंट। क्या कहेंगे, मास इंडिपेंडेंट। क्या कहेंगे, ये मास इंडिपेंडेंट है। तो प्रेशर भी क्या हो जाएगा, मास इंडिपेंडेंट, मास इंडिपेंडेंट। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड और फोर्थ आगे आ जाओ, थर्ड एंड फोर्थ आगे लिखेंगे, नेक्स्ट आगे लिखेंगे, आगे लिखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है? आपने फ्री एनर्जी लिख दी, आपने फ्री एनर्जी लिख दी, क्या लिख दी, फ्री एनर्जी। आपको जैसे किसी ने बोला भाई फ्री एनर्जी दे रहे हैं हम तुझे, क्या दे रहे हैं, फ्री एनर्जी दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, फ्री एनर्जी। आपको हम फ्री एनर्जी दे रहे हैं, तो आप बताओ फ्री एनर्जी का क्या होगा। आपको किसी ने फ्री एनर्जी पकड़ा के दे दी, फ्री एनर्जी, फ्री एनर्जी। ए भाई एनर्जी है तो कुछ अमाउंट होगा, एनर्जी है तो कहना है, एनर्जी है तो कुछ अमाउंट होगा, एनर्जी है तो कुछ क्या होगा, अमाउंट होगा। एनर्जी है तो कुछ अमाउंट होगा, तो जैसे ही एनर्जी को इसमें डालोगे तो उसका अमाउंट होगा, और अमाउंट क्या होगा, 2 पार्ट में टूटेगा, E1 प्लस E2। अगर 50 किलो जूल है, 50 किलो जूल पर मोल है, 50 किलो जूल पर मोल, तो किसे में 25 किलो जूल पर मोल, 25 किलो जूल पर मोल, और दूसरा भी किसमें टूटेगा, 25 किलो जूल पर मोल। क्या ये समझ में आ रही है? तो अपन कह सकते हैं जो फ्री एनर्जी है वो भी कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। फ्री एनर्जी भी कैसी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्या ये चीजें समझ में आ रही है? फ्री एनर्जी भी कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। कैसा है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। अभी थोड़ा याद है, ट्रिक्स भी दे रहा हूँ आप लोगों को, टेंशन नहीं है, ट्रिक्स भी मैं लास्ट में देता हूँ। चलो, सरफेस एरिया है, क्या है, सरफेस एरिया। आपको दे रखा सरफेस एरिया, सरफेस एरिया। बताओ एरिया, सरफेस एरिया मतलब जैसे इस बोर्ड का एरिया, पहले मैंने इतना एरिया कंसिडर किया, फिर मैंने इतना एरिया कंसिडर किया, फिर इतना एरिया कंसिडर किया, तो ये तो डिपेंडेंट है ना, लेंथ पे डिपेंडेंट है, मास पे डिपेंडेंट है। इसका इतने वाले रीजन का मास कम होगा, इतने वाले रीजन का मास ज्यादा होगा, और इस वाले रीजन का मास सबसे ज्यादा होगा। तो ये तो मास डिपेंडेंट हो गया है ना। अगर आपको क्या दे रखी है, अगर आपको सरफेस एरिया दे रखा है, समझ में आ रहा है? इसमें जैसे 10 मॉलिक्यूल बैठे, अब ध्यान दो, जैसे इस एरिया में, इस वाले में जैसे 1 2 3 4 5 6 8 9 और 10 बैठे, इसमें 1 2 3 4, तो 10 का ज्यादा होगा 4 के कंधे में, इसमें सपोज 1 2 3 4
6 7 8 9 10 11 14 15 16 17 18, इसमें 18 बैठे। तो सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा उस पे मॉलिक्यूल की बैठने की टेंडेंसी उतने ज्यादा होगी और उनका मास उतना ज्यादा होगा। तो ये से तो हम कह सकते हैं जो आपका सरफेस एरिया है, जो क्या है सरफेस एरिया है, जो आपका सरफेस एरिया है वो भी मास डिपेंडेंट है। सरफेस एरिया डायग्राम बनाएंगे, ठीक है। सरफेस एरिया क्या आपका जो सरफेस एरिया है वो भी कैसा है, सरफेस एरिया जैसे एक हमने 100 मीटर का लिया, 100 मीटर का, 100 मीटर का सरफेस एरिया। अब जैसे हम इसको दो पार्ट में टूटेंगे तो ये 50 मीटर में और ये भी 50 मीटर में, तो दोनों किस में टूटेंगे 50 मीटर में, दोनों किस में टूटेंगे 50 मीटर में, दोनों किस में टूटेंगे 50 मीटर में, दोनों किस में टूटेंगे 50 मीटर में। तो सरफेस एरिया भी कैसा हो गया, सरफेस एरिया भी कैसा हो गया, अरे 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 सरफेस एरिया भी कैसा हो गया एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, मास डिपेंडेंट। सरफेस एरिया भी कैसा हो गया मास डिपेंडेंट, सरफेस एरिया भी कैसा हो गया मास डिपेंडेंट। जो आपका सरफेस एरिया है वो कैसा हो गया मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट, मास डिपेंडेंट। वो कैसा है मास डिपेंडेंट, वो कैसे है मास डिपेंडेंट। आगे लिखेंगे नेक्स्ट। कहती चीजें समझ में आ रही, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो यार, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है मेरा पढ़ाया आपके क्या दिमाग में घुसता है कि अभी तक ये चीजें समझ में आ रही है, आप बता ही नहीं रहे हो कुछ, आप बता ही नहीं रहे हो कुछ कि समझ में आ रहा है ये चीजें, आ रहा है, आ रहा है ना, यस यस आ रहा है ना, ओके। अब लेंथ लिखो, लेंथ, लेंथ। देखो मेरा काम हुआ है, मैं आके भी वो पहले ट्रिक दे सकता हूँ, फिर ट्रिक्स ना काम नहीं करती एग्जाम में, एग्जाम में दिमाग जब फ्री रहता है फिर चलता है। लेंथ है, अब लेंथ ही मान के चलो, यही लेंथ आपके सामने है, इसकी मैंने मान के यहाँ से यहाँ कितनी थी 10 मीटर, 10 मीटर, इसकी 3 लेंथ लेके चल रहा हूँ। ये यहाँ से यहाँ 10 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ 15 मीटर है, और ये यहाँ से यहाँ 30 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ कितना है 30 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ क्या है 30 मीटर है, ये यहाँ से यहाँ क्या है 30 मीटर है। अब बताओ क्या लेंथ को भी अगर आप दो पार्ट में यहाँ डालोगे, ये 30 मीटर वाली आपने लेंथ ली, जो आपने लेंथ 30 मीटर वाली इस बॉक्स में ली 30 मीटर, अगर आप इसको दो पार्ट में तोड़ोगे तो ये टूटेगा नहीं 15-15 के दो सेट, ये 15 मीटर और 15 मीटर के दो सेट में टूटेगा नहीं, 15 मीटर और 15 मीटर के दो सेट में टूटेगा नहीं, बताना आप मुझे, टूटेगा नहीं, टूटेगा, टूटेगा नहीं, टूटेगा, टूटेगा ना, तो ये भी कैसे होगी आपकी जो लेंथ है वो भी कैसे होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, लेंथ कैसे होगी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो देखो रटने वाली चीजें आपको एग्जाम में भुला सकती हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वाली चीजें आपको क्या पास भुला सकती है और सही आंसर की ओर। अगर आपको 3 ऑप्शन आ रहे एक गलत अगर आपको 3 चेक करने आ गए ना ये गलत है तो सही खुद पे खुद होता है, और अगर आपको एक सही आता है और 3 गलत नहीं आते और ऑप्शन में आपको पता ही नहीं चल रहा कौन सा है तो आप छट जाओगे। हाँ आपको आना चाहिए क्या है कॉन्सेप्ट, फिर आपका लग जाएगा। क्या इतनी चीजें आपकी समझ में आ रही है, यस या नो बताना मुझे, मेरे लालो यस या नो बताना, ये चीजें समझ में है। चलो आगे नेक्स्ट, चलो आगे नेक्स्ट, क्या समझ में आ रहा है, अब आप कुछ बोल ही नहीं रहे, यस या नो, चलो 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 चलो, अच्छा आ रहा है ठीक है यस, अब आ जाओ। ये इतनी डायग्राम इन चीजों को थोड़ा पढ़े करके देखो, फिर मेरे को बताओ ये जो चीजें हमने लिखी ये चीजें समझ में आ गई है, ये वाली आगे होंगी आई वो आगे। अब आ जाओ उधर, अब सीधा एक ट्रिक लिखो, क्या लिखो सीधा एक ट्रिक लिखो। अब नेक्स्ट, अब ट्रिक लिखो एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की ट्रिक, ठीक है, ट्रिक्स फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, क्या लिखूं ट्रिक्स फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ट्रिक्स फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ट्रिक्स फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ट्रिक्स फॉर एक्सटेंसिव। ये ट्रिक्स पे मत जाना है, ये तो बार कोई बात नहीं, जैसे आपको लगता है मैं दोनों चीज सिखाता हूँ जिसको जो लगता है। ट्रिक्स फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ट्रिक्स फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ट्रिक्स फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अब ध्यान देंगे जरा, ट्रिक्स फॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के लिए आपकी ट्रिक्स लिखना है। प्लीज सी माई, प्लीज सी माई बेस्ट केमिस्ट्री, बेस्ट केमिस्ट्री, बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिकी, बेस्ट केमिस्ट्री ट्रिकी। एक सेकंड ना, मैं ये ट्रिक्स भूल जाता हूँ, आपको पूछोगे तो ट्रिक्स में प्लीज सी माई फ्री, प्लीज सी माई
free, please see my free best chemistry, best chemistry, best chemistry freaky video, best chemistry freaky video, freaky video, freaky videos regularly every day, regularly every day, regularly every day, regularly every day, every day। कृपया आप मेरी बेस्ट केमिस्ट्री की जो फ्री वीडियो है उनको क्या करो, हमेशा देखते रहो। अब आ जाओ, इसमें जो पी का मतलब होता है, फर्स्ट कॉलम में जो आपका पी है वो प्रेशर दिखा रहा है। पी क्या दिखा रहा है? प्रेशर दिखा रहा है। जो आपका एस है वो क्या है? सरफेस, वो क्या है? वो क्या है? एस जो है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। एस क्या होगी? एस का मतलब है इसमें स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। क्या है? स्पेसिफिक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और क्या है? सरफेस टेंशन। दूसरे उसमें दो, ये एस दो बार है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी और सरफेस टेंशन, और सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन। और क्या है? सरफेस टेंशन। और क्या है? सरफेस टेंशन। एम, एम क्या है? मोलैरिटी। एंड एम क्या है? मोलैरिटी तो दो पार्ट में टूट जाएगी। वेल, एम क्या है? मेल्टिंग पॉइंट एंड मोलैरिटी। जो एम है वो मेल्टिंग पॉइंट, एम जो है वो मेल्टिंग पॉइंट और मोलैरिटी को दिखा रहा है। मेल्टिंग पॉइंट, और जो एम दो प्रकार का, दूसरा है मोलैरिटी। मोलैरिटी नहीं है, मोलैरिटी इजी में, मोलैरिटी। मेल्टिंग पॉइंट है, मोलैरिटी। एफ का मतलब, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इस एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इस एफ का मतलब फ्रीजिंग पॉइंट, इस एफ का मतलब क्या? फ्रीजिंग पॉइंट। और बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट, बी का मतलब क्या हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। बी का क्या मतलब हो गया? बॉइलिंग पॉइंट। बी का मतलब बॉइलिंग पॉइंट। और सी का मतलब, सी का मतलब है केमिकल पोटेंशियल, सी का मतलब है केमिकल पोटेंशियल। सी का मतलब हो गया केमिकल पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन, केमिकल पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन, केमिकल पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन, केमिकल पोटेंशियल एंड कॉन्सेंट्रेशन। इसको एक कागज लिखना सामने, वहां बना देना। टी का, टी का मतलब, टी का मतलब, टी का मतलब, टी का मतलब टेम्परेचर। टी का मतलब अभी हमने बात की थी टेम्परेचर, वही रहेगा, कहीं पे डाल दो। वी का मतलब विस्कोसिटी, कितना विस्कस है सॉल्यूशन, विस्कोसिटी। वी का मतलब विस्कोसिटी, और क्या आ जाएगा? विस्कोसिटी और वेपर प्रेशर। विस्कोसिटी तो सॉल्यूशन कितना विस्कस है, ये तो उसकी विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है। ये और इतना विस्कस सॉल्यूशन था कि इसमें रिएक्टिविटी फास्ट नहीं हो पाई, कहते हो ना आप। तो विस्कोसिटी, विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर, विस्कोसिटी एंड वेपर प्रेशर। अब आओ आर से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर से क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर से क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आर से क्या है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और दूसरा क्या आ जाएगा? ई से, ई से डी का मतलब जैसे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, डी का मतलब आ गया इसमें डाई, ई एल ई सी टी आर आई से, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और ई का मतलब, ई का मतलब, ई का मतलब कोई बता सकता है मुझे आप में से? ई का मतलब, ई का मतलब, ई का मतलब ये हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, हमने पढ़ा है ये। ई का मतलब हमने पढ़ा है इलेक्ट्रो में। ई का मतलब आप जवाब दे दो। ई का मतलब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ई का मतलब है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इसको अपने डेस्क बोर्ड पे चिपकाना, इसको अपने डेस्क बोर्ड पे चिपकाना, है तभी याद होगा। और वरना ये वाला तरीका सबसे बेस्ट है, इसमें जो हम करवाते हैं ये तरीका सबसे बेस्ट है हमारा, ये वाला तरीका। अपन इसी को फॉलो करते हैं, अपन इसी को फॉलो करते हैं। आपको जो सूटेबल लगेगा आप वो करना है। क्या इतनी चीजें समझ में आ रही है? क्या इतनी चीजें समझ में है? आगे आ जाएंगे नेक्स्ट। ये चीजें समझ में है? बताओ मुझे, ये चीजें समझ में है ना आपकी? आई होप आ रहा होगा। चलो आगे नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट लिखेंगे। एक्सटेंसिव और इंटेंसिव आपने खत्म कर दिया, अब डालेंगे हेडिंग, डालेंगे मैक्रोस्कोपिक, हेडिंग डालेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या डालेंगे? मैक्रो, मैक्रोस्कोपिक हेडिंग डालेंगे, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो, मैक्रोस्कोपिक, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम,
मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, हेडिंग क्या डाला आपने, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या होता है मैक्रो का मतलब एक बड़ा, मैक्रो का मतलब क्या होता है एक बड़ा, किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हो, और माइक्रो मतलब स्मॉल थिंग के बारे। तो लिखेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इम्प्लाइज, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इम्प्लाइज अ सिस्टम कंटेन मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, मैक्रो MACR, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इम्प्लाइज मैक्रो मैक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक सिस्टम इम्प्लाइज macroscopic system macroscopic system implies a system contain a system contain a system contain large amount of substance, a system contain a system containing large, विनय दरवाजा खुला है नीचे, large amount of substance, a system contain large amount of substance, एक सिस्टम क्या करे खुद में एक लार्ज अमाउंट हो, एक सिस्टम में लार्ज अमाउंट हो, तो उसे क्या कहेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। क्या कहेंगे मैक्रोस्कोपिक सिस्टम। आप क्या कह सकते हो दूसरे में, इन अदर वर्ड्स दूसरे शब्दों में आप कह सकते हो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ पार्टिकल, इन अदर वर्ड्स मैक्रोस्कोपिक सिस्टम कंटेन मैक्रोस्कोपिक system, in other words macroscopic system macroscopic system contains large number of constituent particles, contains large number of particles वो क्या होते हैं एटम, मॉलिक्यूल्स और आयंस। वो क्या होते हैं एटम, पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। वो क्या होते हैं एटम, मॉलिक्यूल और आयन, लार्ज नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। और वो क्या होते हैं एटम, मॉलिक्यूल, या तो एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो या क्या हो आयन हो, एटम, मॉलिक्यूल्स और या क्या हो आयंस हो, या क्या हो वो आयंस हो। क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? यस या नो? यस या नो? आगे लिखेंगे ये चीजें आपकी समझ आ रही है, आगे लिखेंगे डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन लिख भी दूं, जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन। भाई मुझे आपको इंटरेस्ट आ रहा है बताना, मुझे डेंसिटी बताने का इंटरेस्ट आ रहा है, आप कुछ नहीं बोल रहे हो। डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन कुछ भी है, सरफेस क्या समझ में आ रहा है आप लोगों के? सच्ची बताना। सरफेस टेंशन तो पढ़ा भी रखा है पहले, सरफेस पे एक टेंस वर्क करता है। क्या इतनी चीजें समझ, इंटरेस्ट आ रहा है देवेंद्र को? मैं ये पूछना चाह रहा हूँ प्रियंका को, यस आ रहा है। क्या आपको जो मैं बोलना चाह रहा हूँ वो आप तक पहुंच पा रहा है? वो आप तक पहुंच पा रहा है? बोलो मुझे, क्या वो आप तक पहुंच पा रहा है? आगे नेक्स्ट, यस नो? यस ना? ठीक है, ओके ठीक है। शाबाश, चलो बोर्ड से नहीं पढ़ाएंगे, ठीक है? ऐसे नहीं कि पढ़ा रहे हैं और आप बोर हो रहे हैं। बायो वालों को भी थर्मो फिजिकल सारी सिखाएंगे, क्वांटम तक। कहाँ तक? क्वांटम तक। अभी टेंशन मत लो, इसको खत्म करते हैं, बाद में इनऑर्गेनिक वह चीजें ज्यादा याद रखनी होती है, इसलिए उसको बात करते हैं। आप लिखेंगे दूसरा, फर्स्ट आपने डाला मैक्रोस्कोपिक और सेकंड डालेंगे माइक्रोस्कोपिक, सेकंड डालेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक 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 सिस्टम, माइक्रोस्कोपिक सिस्टम लिखेंगे। अ सिस्टम कंटेन, लिखेंगे माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो माइक्रो में क्या होगा, जो मॉलिक्यूल का जो प्रॉपर्टी होगी वो एसोसिएटिव नेचर की होगी, मतलब वो दो या दो से अधिक चीजों से या चार पांच चीजों से मिलके एक कलेक्टिव बिहेवियर शो कर रही होगी। माइक्रो में क्या होता है, मैक्रो बड़े वाले को लेकर आता है, माइक्रो क्या कहता है स्मॉल चीज के लिए। तो पार्टिकल का जो बिहेवियर होगा इसमें वो कलेक्टिव प्रॉपर्टी होगी, मतलब कलेक्टिवली आप कहोगे बहुत सारी चीजों का क्या है, वो एक कलेक्शन है। जो प्रॉपर्टी है किसी मॉलिक्यूल की माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में वो क्या होगी, कलेक्टिव बिहेवियर शो करेगी। क्या करेगी? कलेक्टिव बिहेवियर शो करेगी। लिखेंगे प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद collective behavior of particle in a molecule, the property associated with the property associated with the property associated with
collective behavior associated with collective with the property associated with collective behavior of collective behavior of collective behavior of particles. The property associated with the property associated with collective behavior. The property associated with collective behavior of particle in microscopic system. Microscopic system. In microscopic system. In microscopic system. क्या कहना चाह रहा है ये? इन माइक्रोस्कोपिक सिस्टम ये कहना चाह रहा है जो आपका, जैसे मैंने ये एक डब्बा लिया, डब्बे के अंदर एक बंदा ए बॉल रख रहा है, एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। अगर मुझे इसकी स्टडी करना है, इसकी तो इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एसोसिएशन से होगी। किसकी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस ओ की। इसकी जो प्रॉपर्टी होगी वो एसोसिएशन से होगी, एसोसिएशन से बनी होगी। किसके एसोसिएशन से बनी होगी? ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ओ, इनके एसोसिएशन को होगा। मतलब अगर आपको किसी मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल को देख रहे हो तो उसका बिहेवियर कैसा होगा? एसोसिएटिव, मतलब जुड़ने वाला। एसोसिएटिव मतलब जुड़ने वाला। यस नो? ओके, आगे लिखेंगे। नेक्स्ट सेकंड है स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। हेडिंग डालेंगे। ये इतना समझ में आ रहा है ना? माइक्रो में एसोसिएटिव नेचर होना है और मैक्रो में क्या होना है? एक सिंगल पार्टिकल के बारे में बात करेगा, बस दिमाग ये रखो। नेक्स्ट को स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट ऑफ अ सिस्टम। हेडिंग डालो स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल। स्टेट ऑफ अ सिस्टम, 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 state of a system, state of a system and state variable. State of a system, state of a system and state variable. 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 हेडिंग डालूंगा। वेरिएबल मतलब अगर ये ऐसे मानना है इसको, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट ऑफ अ सिस्टम एंड स्टेट ऑफ अ सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम and state variable and STATE state variable, state variable। क्या अभी तक कोई बंदा ऐसा है जिसको ये लगाओ कि आज की क्लास में क्या हो रहा है, क्या हमें कुछ समझ नहीं आ रहा? ये चलो लिखें तो लिखेंगे। देखो स्टेट ऑफ अ सिस्टम कहने का मतलब है कि जब आपने कोई एक सिस्टम उठाया, ये डब्बा उठाया, आपने ये डब्बा उठाया और आप इसकी पर्टिकुलर स्टडी करने गए। आपने ये डब्बा उठाया और इसकी आप क्या करने गए? पर्टिकुलर स्टडी करने गए और उसका क्या होगा? एक डेफिनेट वैल्यू मिलेगी। आपने ये उठाया ये डब्बा, इसके डब्बे के अंदर क्या क्या पता नहीं, आपने सिर्फ इस डब्बे की स्टडी की, इस डब्बे की स्टडी की, आपने इस डब्बे की क्या की? स्टडी की। और इसने अगर आपको डेफिनेट वैल्यू दे दी, क्या दे दी इसने? डेफिनेट वैल्यू दे दी। क्या दे दी इसने? डेफिनेट वैल्यू दे दी। तो आप कहेंगे ये डब्बा क्या है? स्टेट ऑफ, ये डब्बा क्या है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम है। ये डब्बा क्या है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम है, स्टेट ऑफ अ सिस्टम। अब वो इक्विलिब्रियम पे है या कहाँ है वो हमें नहीं पता, और हम कह सकते हैं कि इसकी जब आपने स्टडी की उसने आपको डेफिनेट वैल्यू दी तो आपने कह दिया ये डब्बा क्या है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम है। ये डब्बा क्या है? स्टेट ऑफ अ सिस्टम है। लिखेंगे a state of a system is implied the condition of the system when various macroscopic property have। अब हमने इस पूरे डब्बे की स्टडी की तो इसके अंदर हमने सीधा मैक्रो की तो बात बोली, एक्स वाई जेड कुछ नहीं, मतलब मैक्रोस्कोपिक की बोली। यस नो? सीधा किसकी बोली? मैक्रोस्कोपिक की। और उसने क्या दी? डेफिनेट वैल्यू दी। तो हमने कहा
सिस्टम क्या है, ये स्टेट जो सिस्टम है वो एक स्टेट ऑफ अ सिस्टम को अचीव कर रहा है, मतलब उसकी कोई फिक्स स्टेट होगी अपनी। क्या ये बातें समझ में आई? व्हाट आर द स्टेट ऑफ अ सिस्टम? State of a system is implies that a system at its macro property of a system give definite value। क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? What are the macroscopic? लिखो, a state of a system is implies that a state of a system is implies that condition a state of a system is implies a state of a system a state of a system is implies that condition is a state of a system is implies the condition is implies the condition implies the condition at which at which at which macroscopic property of the system at which macroscopic property at which macroscopic property of a system at which macroscopic property of the system at which macro property of the system give definite value macro property of the system give definite value जिसमें जो मैक्रो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है वो क्या देती है, डेफिनेट वैल्यू देती है। क्या ये चीजें समझ में आ रही? क्या ये चीजें समझ में आ रही हैं? आ रही हैं, यस आ रही है, आप करें। आ गया? आपको कोई पूछेगा स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है, तो आपने कहना है कि हमने क्या किया है, ऐसी कंडीशन जिसपे हमने मैक्रोस्कोपिक जो मैक्रोस्कोपिक बॉडी है अगर हम उसकी स्टडी करने जा रहे हैं तो हमें क्या दे रही है, एक डेफिनेट वैल्यू दे रही है। वो हमें क्या दे रही है, एक डेफिनेट वैल्यू दे रही है, तो उसे क्या कहेंगे, उसे क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम। यस या नो? क्या इतनी बातें आपके भेजे में घुस रही है? यस तो यस, नो तो नो, यस तो यस, नो तो नो, यस या नो? ओके चलो यस या नो? ओके अब लिखेंगे if any one of the property of the system if any one of the property of the system थोड़ा मुझे पानी पीने दो। if any one of the macroscopic property change the if any one macroscopic property of the system change if any one macroscopic property of the system change 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 then state of the system is changed then state of the system change 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 उस समय क्या होगी, स्टेट ऑफ द सिस्टम, जो आपकी सिस्टम की स्टेट है वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। सॉलिड गैस लिक्विड किसमें है ये पता ही नहीं चलेगा, टीपी फिक्स है कि नहीं है, नंबर ऑफ मोल चेंज है कि नहीं है। तो अपन कह सकते हैं अगर कोई भी एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है तो वो कंप्लीटली पूरे सिस्टम में क्या लाएगा, वेरिएबिलिटी लाएगा, उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो उसे क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम। उसे क्या कहेंगे, स्टेट ऑफ द सिस्टम। अब मैं कह सकता हूँ एक इनिशियल स्टेट होती है, जैसे मैं यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, तो यहाँ से मैंने स्टार्ट किया, इसे इनिशियल स्टेट कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट कहते हैं। अब मैं ए से बी गया इस पॉइंट पे, से बी को क्या कहते हैं, फाइनल स्टेट कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, फाइनल स्टेट कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, फाइनल स्टेट कहते हैं। बी को क्या कहते हैं, फाइनल स्टेट कहते हैं। जैसे लो ऐसे ही बनाओ, पहली स्टेट को इनिशियल स्टेट कहते हैं, फर्स्ट स्टेट को क्या कहते हैं, फर्स्ट स्टेट को इनिशियल स्टेट कहते हैं। फर्स्ट स्टेट को क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट कहते हैं। जो पहली स्टेट है उसको क्या कहते हैं, पहली स्टेट को क्या कहते हैं, पहली स्टेट को इनिशियल स्टेट कहते हैं। सेकंड स्टेट को क्या कहते हैं, जो दूसरी स्टेट है, सेकंड स्टेट को क्या कहते हैं, सेकंड स्टेट को फाइनल स्टेट कहते हैं। सेकंड स्टेट को क्या कहते हैं, फाइनल स्टेट कहते हैं। सेकंड स्टेट को क्या कहते हैं, फाइनल स्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं, फाइनल स्टेट कहते हैं। यस नो, यस नो। अब लिखेंगे since the change in microscopic property of the system since change in the one of the macroscopic property of the system taken change in the state of the system
दैट इज कॉल्ड स्टेट वेरिएबल। अब लिखेंगे since the लिखो since the change in macroscopic property 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 result the change in macroscopic property result the change in result the change in state of the system change in state of a system result the change in state of the system is called state of the system state of the system is called state of the system is called since the change in the state of the system कौन से सिस्टम में मैक्रो वाले में कौन से मैक्रो वाले में मैक्रो वाले since the change in the macroscopic property result the change in the system macroscopic is called state variable उसे आप क्या कहेंगे स्टेट वेरिएबल कहेंगे उसे क्या कहेंगे स्टेट वेरिएबल उसे क्या कहेंगे आप स्टेट वेरिएबल कहेंगे क्या मेरे लाल और लालू ये चीजें समझ में आ रही व्हाट आर द स्टेट वेरिएबल एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के चेंज होने से वो सारे के सारे सिस्टम में चेंज ले आता है वो सारे के सारे सिस्टम में चेंज ले आता है तो उसे क्या कहेंगे स्टेट वेरिएबल कहेंगे क्या कहेंगे स्टेट वेरिएबल कहेंगे लिखेंगे लिखेंगे मेनली 4 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सफिशिएंट होती है लिखो मेनली 4 मैक्रोस्कोपिक सफिशिएंट होती है मेनली 4 मैक्रोस्कोपिक मेनली 4 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सफिशिएंट होती है मेनली 4 मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी सफिशिएंट होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सफिशिएंट होती है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज सफिशिएंट होती है सफिशिएंट SUFFICIENT सफिशिएंट होती है किसके लिए एंटायर स्टेट सफिशिएंट होती है किसके लिए कि एंटायर स्टेट या सफिशिएंट होती है किसके लिए सफिशिएंट होती है किसके लिए सफिशिएंट होती है कि स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करने के लिए स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करने के लिए स्टेट ऑफ द सिस्टम को डिफाइन करने के लिए स्टेट ऑफ द सिस्टम को क्या डिफाइन करने के लिए स्टेट ऑफ सिस्टम को परिभाषित करने के लिए डिफाइन करने के लिए किसके लिए डिफाइन करने के लिए अब लिखेंगे आगे दैट इज कंपोजिशन प्रेशर वॉल्यूम एंड टेम्परेचर वो क्या होता है कंपोजिशन पहला है कंपोजिशन दूसरा है वॉल्यूम पहला है कंपोजिशन दूसरा है वॉल्यूम तीसरा है आपका प्रेशर और चौथा तो आप सब जगह है बिना टेम्परेचर में कुछ भी नहीं है ये सुनो चौथा क्या हो गया टेम्परेचर आगे लिखेंगे जरा चलो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक ऐसे ही चलेंगे थोड़ा बड़ा यूनिट है इधर जाएंगे थोड़ी बड़ी यूनिट है देखो आप मुझे इतनी खुशी हो रही है ना मैंने पहले सोचा था मैं बायो वालों को आपके दिमाग में घुसा पाऊंगा थोड़ा डाउट सा होता है ना आप लेकिन पढ़ाओ अगर अच्छे से तो आपको समझ आएगा इसलिए हमारे यहाँ से लगभग अब ये थर्मो सबसे बड़ी यूनिट है साथ साथ में केमिकल काइनेटिक्स है वो तो चलेगा एक दिन को देखते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊं या ये कराऊं पर पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस कराना है मुझे वहाँ जो यूनिट होगी उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस लेके चलना है उसमें देखते हैं एक डेढ़ घंटा दिन को भी निकालता हूँ अपना कोई बात नहीं है आपके लिए ये देखेंगे ये यही चल रहा है ठीक है आप ये मत सोचना डेफिनेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम एंड सराउंडिंग ये सिलेबस आपके पास है फिर क्या है टाइप्स ऑफ सिस्टम एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी ये हमारा पूरा हो गया है यहाँ देखेंगे आप पाथ फंक्शन है एक क्या है थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है वो कल भी बताए थे आज और बता रहा हूँ उसके ऊपर आप सिलेबस को टिक मारते भी जाओ कि ये बंदा पढ़ा भी रहा है कि गप्पी लगा रहा ये भी सोचना है ना टीचर को विनय माइक बंद है यार है क्या ये तो बंद हो रखा चालू है इसकी बत्ती बंद हो जाती है ये चलता है ना क्योंकि तो लाइट बंद हो रखी है पक्का तो ये बंद क्यों हो गया था लाइट बंद हो गई वो तो मैंने खोला थी अरे भाई आप लोग बता दो पंखे की आवाज वॉइस है ओके ओके ठीक है चलो आगे लिखिए
फर्स्ट लॉ ऑफ हीट कैसे से जूल थॉमसन तक बस हम जाएंगे, आप टेंशन मत लो। जूल थॉमसन ये सारी बात करेंगे। अब आ जाओ, ठीक है ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स से थोड़ा बड़ा सिलेबस है, कोई बात नहीं, पर क्वेश्चन आपको सारे होंगे। फिर ये छोटी छोटी यूनिट है, कौन सी? गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। गैसियस, लिक्विड और आयनिक इक्विवेलेंट। बस मेरे को कितनी खुशी हो रही है। बस इस बीच मुझे इस महीने अभी जो बच रहे हैं, इस महीने मुझे थर्मो और एक दो यूनिट खत्म करनी है। संडे को मुझे बड़ी क्लास है। हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विवेलेंट। हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विवेलेंट। एक तो टाइम इफेक्ट, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है यार, टाइम ऐसा हो जाता है पता ही नहीं चलता एक घंटा कब हो रहा है। हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विवेलेंट। थर्मोडायनामिक इक्विवेलेंट, थर्मोडायनामिक इक्विवेलेंट, थर्मोडायनामिक इक्विवेलेंट, थर्मोडायनामिक इक्विवेलेंट। हेडिंग डालेंगे क्या? थर्मोडायनामिक इक्विवेलेंट। आपके पास एक टॉपिक आएगा थर्मोडायनामिक इक्विवेलेंट। मैंने कितना गलत लिखा हुआ, तिरछा लिखता हूं मैं, पता नहीं क्यों। चलो ठीक है, थर्मोडायनामिक इक्विवेलेंट लिखेंगे जरा। क्या बोलता है थर्मोडायनामिक इक्विवेलेंट? थर्मोडायनेमिक, थर्म का मतलब तो हीट हो गया। एक वर्ड दिमाग में जैसे ही आ गया तो यहाँ पे फटक से लिखना है, थर्म का मतलब हीट। थर्म का मतलब हीट। और हीट आपके पास क्या है? हीट आपके पास जो हीट दे रखे हैं, और क्या दे रखे हैं? वो हीट का रूप आपके पास यहाँ क्या है? टेम्परेचर। क्या है? टेम्परेचर। ये सुनो, तो ऐसी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो समय के बढ़ने के साथ साथ उसमें वो कहीं पर भी कोई चेंज ना दिखा रहा हो। मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? मैंने क्या बोला? कि ऐसी प्रॉपर्टी, अभी डेफिनेशन लिखा रहा हूं, ऐसी प्रॉपर्टी या ऐसी कोई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी अगर आप उसको किसी भी फेज में रख रहे हो, समय बढ़ने के साथ साथ वो कोई भी चेंज को शो नहीं कर रहा हो, तो उसे क्या कहना है? ऐसे सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आप क्या कहोगे? वो सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। वो सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे है। वो सिस्टम क्या है? थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। क्या ये चीजें समझ में आ रही? व्हाट आर द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम लिखेंगे। मैंने ऐसा कहा, मैंने क्या कहा? मैंने कहा एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ली, जो मैंने कहा उससे पहले उसका एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ली। आपने क्या ली? एक मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी ली। उसको आपने क्या किया? इस मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को लिया आपने, यस नो। अब आपने उसको बहुत सारे फेजेस में देखे। एक फेज में देखा, दूसरे फर्स्ट फेज में देखा, सेकंड फेज में देखा, थर्ड फेज में देखा। किसके रिस्पेक्ट में देखा? आपने इसको देखा किसके रिस्पेक्ट में देखा, लेकिन किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये क्या हुआ? इसने कोई चेंज शो नहीं किया, नो चेंज शो। इसने कोई भी चेंज शो नहीं किया, नो चेंज इज शो। इसने कोई भी चेंज नहीं दिखाया। तो आपने क्या कहा? सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। आपने क्या? सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। आपने देखा किसके रिस्पेक्ट में? टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट? टेम्परेचर। टेम्परेचर किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? टेम्परेचर। समय बढ़ने के साथ साथ जैसे आपने टेम्परेचर अलग अलग फेज का अलग अलग टेम्परेचर प्रोवाइड किया, तो उसमें उसने कोई चेंज नहीं दिखाया। तो आपने कहा ये सिस्टम किस पे है? एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम पे, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में। क्या ये बात समझ में आई? यस या नो? क्या इतनी चीजें समझ में आई? आप बोलते ही नहीं हो, क्यों नहीं बोलते हो? देखो, a system is said to be in thermodynamic equilibrium. A system, इसको लिख दिया आपने, मैं इसको किनारे कर रहा हूँ, ठीक है? A system is said to be in thermodynamic equilibrium. लिखेंगे, ठीक है ठीक है। A system is said to be in thermodynamic equilibrium. A system, इसे भी लिखना। A system is said to be, a system is said to be in thermodynamic equilibrium. In thermodynamic equilibrium. Thermodynamic equilibrium. A system is said to be in thermodynamic equilibrium if macroscopic property of a system, if macroscopic if macroscopic property of a system, if macroscopic property of a system, macroscopic property of a system
do not undergo, do not undergo, do not undergo. If a macroscopic property of it, if macroscopic property of system do not undergo any change with any phase, any change with any phase, if a macroscopic property of a system do not undergo any change in various phase, any change in various phase with respect to time, various phase with respect to time, with respect to time, with respect to time, टाइम के साथ वो क्या करे, कोई चेंज शो ना करे, तो आप उसे क्या कहोगे, सिस्टम इज इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। लिखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आर थ्री टाइप्स, लिखेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आर थ्री टाइप, हेडिंग डालेंगे थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम आर थ्री टाइप, thermodynamic equilibrium are three types, thermodynamic equilibrium are three types, thermodynamic equilibrium are three types, ये तीन टाइप्स के होते हैं। thermodynamic equilibrium are three types, पहला लिखेंगे thermal equilibrium, mechanical equilibrium, पहला लिखेंगे thermal equilibrium, thermal equilibrium, thermal equilibrium, दूसरा लिखेंगे mechanical equilibrium, दूसरा लिखेंगे mechanical equilibrium, दूसरा लिखेंगे, एक सेकंड मैं कॉल कर रहा हूँ, एक सेकंड, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, और नेक्स्ट लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम, थर्मल, मैकेनिकल, और तीसरे लिखेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम। ओके, तो कल के हाफ में हम इससे रिलेटेड बातें करेंगे, तब तक आप इतना पहले दिमाग में बिठा दो, अगर ज्यादा पढ़ाया तो फिर आपको हिलने बैठ जाओगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय, जय। विनय।